जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का यूनिक एग्जाम्स आईएएस के अंतर्गत केवल पीसीएस को समर्पित स्टेट पीसीएस तमाम हिंदी भाषी राज्यों के स्टेट पीसीएस को समर्पित यूनिक एग्जाम्स पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी संस्था तमाम न्यू इनिशिएटिव्स लेती रहती है। यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे हमने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उसका आप सबको तैयारी कराया। और तमाम जैसे कि अभी यूपी पीसीएस आने वाला है, फिर हाल ही में बिहार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और 6वीं बिहार प्रीलिम्स परीक्षा भी आने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केवल पीसीएस को हिंदी भाषी राज्यों के तमाम हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम हिंदी भाषी राजस्थान, तमाम हिंदी भाषी राज्यों के स्टेट पीसीएस को कवर करने के लिए यूनिक एग्जाम्स आईएएस ने अपना एक पीसीएस के लिए पूर्णतया पीसीएस के लिए समर्पित यूनिक एग्जाम्स पीसीएस चैनल को लॉन्च किया। ठीक है, उस पर जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिक एग्जाम्स आईएएस चैनल पर करंट अफेयर गौतम सर ले रहे हैं। उनका डेली करंट अफेयर लेक्चर जा रहा है। यूनिक एग्जाम्स पीसीएस स्टेट पीसीएस को कवर करने वाले जो करंट अफेयर होंगे वो यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पे आएंगे। इसके अंतर्गत हम किसी एक राज्य को नहीं देखेंगे, हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं, एजुकेशन का एक ऐसा प्रिपरेशन का एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं कि एक ही साथ जो तमाम जीएस के सब्जेक्ट हैं आपको तमाम हिंदी भाषी राज्यों के एक ही साथ कवर होते रहें। जो स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक पोर्शन है किसी भी प्रिपरेशन के, किसी भी पीसीएस के, उसको अलग से कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले करंट अफेयर जो कि पीसीएस के परीक्षाओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 नियर अबाउट पिछले साल 41 करंट अफेयर आए थे। पिछले साल इन द सेंस ये 2022 का जो हुआ। तो बिहार में भी आते हैं, अच्छी खासी संख्या में आते हैं करंट अफेयर। तो उसको ध्यान में रखते हुए केवल पीसीएस को समर्पित ये चैनल बनाया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। पीसीएस को ध्यान में रखें, ऐसा नहीं है कि ये केवल पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं या टॉपिक्स हैं, वो ऑलरेडी यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप वहां पे भी जाकर देखें और यहाँ पे भी आके देखें, जिससे आपको मतलब आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो बहुत अधिक देर न करते हुए हम आज के इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी कल 22 दिसंबर था, आज 23 दिसंबर है, कल 22 दिसंबर था और कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस था। अब विंटर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए था 22 दिसंबर को। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कल क्या था? सदर्न हेमिस्फीयर में कल क्या था? तो सदर्न हेमिस्फीयर के लिए कल क्या था? समर सॉल्स्टिस था। कैसे था? देखिए, ये सॉल्स्टिस असल में होता क्या है? जैसे विंटर सॉल्स्टिस है, ठीक है, ये विंटर सॉल्स्टिस है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो ये शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा। कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर विंटर सॉल्स्टिस है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होगा। यदि समर सॉल्स्टिस यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि जो सूर्य की जो पृथ्वी की गति है, सूर्य तो अपने स्थान पे केंद्रित है, अपने केंद्र में स्थिर है। तो जो पृथ्वी की गति है उसके हिसाब से ये जो सन की रोशनी पड़ती रहती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ ये जो पड़ती रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो पड़ती रहती है। ठीक है, तो उसके कारण ये सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये चेंजेज आते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए 22 दिसंबर क्या था? विंटर सॉल्स्टिस था। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ये जो 22 दिसंबर था ये क्या था? ये समर सॉल्स्टिस था। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये कि जैसे क्रिसमस का जो त्योहार होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो सर्दियों के मौसम में पड़ता है। जैसे यूरोप में
नॉर्थ अमेरिका में, रशिया में, इंडिया में ये कब पड़ता है? ये सर्दी के मौसम में पड़ता है। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज हैं वहां पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गए, ठीक है, तो वहां पे ये कब पड़ता है? वहां पे ये पड़ता है गर्मी के मौसम में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 22 दिसंबर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा तथ्य क्या है? दूसरा तथ्य है 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मतिथि होता है। इनका जन्म 1887 में तमिलनाडु में हुआ था। अब राष्ट्रीय गणित दिवस था कल चूंकि, तो नेशनल मैथमेटिक्स डे रामानुजन जी की 125वीं जयंती पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें हमने शामिल किए, कॉन्सेप्ट भी शामिल किए, तमाम नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। रामानुजन जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2012 में कब? वर्ष 2012 में किसने? तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने वर्ष 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इसे समर्पित किया, इस दिवस को, इनकी जन्मतिथि को। जन्मतिथि मतलब 22 दिसंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसी वर्ष यह भी तय किया गया कि वर्ष 2012 जो होगा वह मैथमेटिक्स ईयर के रूप में उसको याद किया जाएगा, मैथमेटिक्स ईयर के रूप में उसको मान्यता दी गई, उसको स्वीकार किया जाएगा। कई बार यह परीक्षाओं में पूछ लेता है कि हार्डी रामानुजन संख्या क्या है, हार्डी रामानुजन नंबर क्या है? तो यह 1729 इसको हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं। और यह एक्चुअल में है क्या? यह 12 और 1 के क्यूब का योग है, 12 और 1 के क्यूब का योग है, ठीक है। ये डे स्पेशल हो गए। और आगे चलते हैं हम। आगे है संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल, ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स की पहली बैठक, ठीक है। अब ये पहली बैठक हुई परीक्षाओं में, यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसी बैठक, यूपी पीसीएस चूंकि यूपीएससी के पैटर्न पे है तो हम फुल यूपीएससी के पैटर्न पे है, लेकिन भले वैसे क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन वैसे उसी दिशा में आगे ये बढ़ रहा है। कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो वैसे आ ही जाते हैं जो यूपीएससी लेवल के होते हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के हम लोग देख रहे हैं। तो अब JFHTF, ठीक है, संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी G20 रोम लीडर्स समिट 2021 के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत की अध्यक्षता चल रही है G20 की 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। तमाम शहरों में सम्मेलन किए जाएंगे G20 के। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्यबल की जो पहली बैठक हुई वह वर्चुअल मोड में हुई। किस मोड में हुई? वर्चुअल मोड में आयोजित हुई। और इस पहली बैठक की जो अध्यक्षता, सह अध्यक्षता की थी, किसने करी थी? सह अध्यक्षता इटली और इंडोनेशिया ने करी थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था। आगे देखते हैं, इस बैठक में प्रतिभाग किसने किया? इस बैठक में G20 और आमंत्रित देशों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वित्त और स्वास्थ्य प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। G20 संगठन के प्रतिनिधियों ने, जो इनवाइटेड कंट्री थे उनके प्रतिनिधियों ने, और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, उनके प्रतिनिधियों, उन संगठनों के वित्त और स्वास्थ्य प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। आगे देखते हैं, असल में जब ये बैठक हुई तो इसमें हुआ क्या? जब भी कोई बैठक होगी तो उस पर कोई ना कोई, किसी न किसी उद्देश्य के साथ होगी, कोई ना कोई उसमें कार्य होगा। तो इसमें क्या कार्य संपन्न हुआ, देखिए हम इसी तरीके से लाएंगे, आप नोट्स भी बना सकते हैं, और इसका पीडीएफ हम यूनिक एग्जाम्स पीसीएस टेलीग्राम पे हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। बाली घोषणा पत्र पर इसमें चर्चा हुई। अब प्रश्न यह उठता है कि बाली घोषणा पत्र क्या? देखिए, पढ़ने का तरीका यही है, जहां पे आपको न आए उसको अंडरलाइन न करने के बजाय उसको क्या करिए, वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। जहां ये क्वेश्चन मार्क लगाना आपने शुरू किया,
सही तरीके से पढ़ना आपने उसी दिन से शुरू किया, और जब आप इस क्वेश्चन मार्क को आंसर करने लगेंगे कहीं से भी ढूंढ के, आपकी तैयारी असल मायने में सफलता की ओर एक एक कदम आप बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो बाली घोषणा पत्र पे चर्चा हुई। अब ये बाली घोषणा पत्र है क्या असल में, ठीक है, उसको देख लेते हैं थोड़ा। इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी में, इसके पहले भारत के पहले जस्ट इंडोनेशिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा था, तो प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि भारत के पूर्व G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी, तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। ठीक है, तो इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान बाली में हुई महामारी की रोकथाम, किस महामारी, जैसे कोरोना जैसे महामारियों के, तमाम महामारियों की, जो भी महामारी जिनकी जो महामारी, चूंकि जब महामारी आता है तो पूरा विश्व स्थिर हो जाता है। जैसे कोरोना में हमने देखा 2-2.5 सालों तक हाल ही में पिछले 1-2 दिन से भयावह खबरें आ रही हैं चाइना से कि वहाँ पे फिर कोरोना का आउटब्रेक हुआ है। ठीक है, तो महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए किस तरीके से उनको टैकल किया जाए, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग जारी रखने से संबंधित ये घोषणा है कि विश्व के तमाम वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से इन महामारियों को टैकल किया जाए, उनका रोकथाम किया जाए, तो उनके सहयोग से संबंधित ये घोषणा है, बाली घोषणा पत्र। अब देखिए, हम आपको लोगो दिखा दे रहे हैं, जो भारत की अध्यक्षता में जो G20 हो रहा है, G20 जो सम्मेलन हो रहा है, इसका ये लोगो है G20। इसमें पूछ सकता है कि किस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, किस राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, तो राष्ट्रीय पुष्प का इस्तेमाल किया गया है जो कि कमल का फूल है। उसके नीचे भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ है, और उसके नीचे क्या ध्येय वाक्य क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, ये ध्येय वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम ध्येय वाक्य है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम को किस तरीके से परिभाषित किया गया है इस लोगों में, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, आगे है हमारे पास G20 समूह। अभी हम G20 की बात कर रहे थे, तो G20 समूह भी देख लेते हैं। G20 समूह असल में है क्या, G20 समूह का गठन कब किया गया था, परीक्षाओं में तमाम जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। असल में उनसे जो संबंधित प्रश्न आते हैं कई बार उनकी अध्यक्षता से आते हैं जो उस वर्ष हुई होती हैं, या उनके स्थापना की ईयर से आते हैं, या भारत उनका सदस्य है कि नहीं है इससे आते हैं, या उनका मुख्यालय कहाँ है इससे आते हैं। ठीक है, अब देखिए G20 का जो गठन हुआ था वह सितंबर 1999 में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था सितंबर। इसके सदस्य कौन कौन से देश है, इसके सदस्य हम यहाँ पे तमाम देख सकते हैं। अब इसका बात उठता है कि इसका सदस्य भारत है कि नहीं, तो इसका सदस्य भारत है, पहला चीज। इसका सदस्य चीन है कि नहीं, जो महत्वपूर्ण तथ्य आ सकते हैं, हम लोग उस पर बात करें, आप विस्तार से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये पता नहीं हो, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं हम उन बातों पे बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इनका सदस्य है कि नहीं है, यूरोपियन यूनियन है। अब देखिए, भारत का और कोई पड़ोसी देश सदस्य है कि नहीं, चीन है, चीन इसका सदस्य है, लेकिन भारत का इसमें और कोई पड़ोसी देश सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुर्की इसका सदस्य है। ठीक है, तुर्की इसका सदस्य है, इंडोनेशिया इसका सदस्य है। ठीक है, बाकी और कोई पड़ोसी देश भारत का इसका सदस्य नहीं है। अब देखिए, ये खास क्यों है, G20 खास क्यों है इतना, G20 पे इतना मतलब माहौल क्यों बना हुआ है, G20 पे इतना माहौल क्यों बना हुआ है, क्योंकि यह दुनिया की 60% आबादी G20 के सदस्य देशों में रहती है। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं। 60% आबादी इन्हीं 20 देशों के अंतर्गत रहती है। वैश्विक जीडीपी का ये 80% हिस्सेदारी शेयर करते हैं। जो विश्व की कुल जीडीपी है, 80% जीडीपी केवल इन्हीं 20 देशों की होती है उसमें। और वैश्विक व्यापार, जो विश्व में जितने भी व्यापार होते हैं, 75% व्यापार इन्हीं के अंतर्गत होते हैं, इन्हीं देशों में होते हैं। ठीक है, आपस में। तो आगे चलते हैं, कल्याणी फेरेस्टा, बढ़िया टॉपिक है ये, बिल्कुल नया है। देखते हैं कल्याणी फेरेस्टा क्या है। कल्याणी फेरेस्टा भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, ग्रीन स्टील ब्रांड। अब नया शब्द है ग्रीन स्टील ब्रांड, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन मार्क। ग्रीन स्टील ब्रांड है क्या, इसको हरित स्टील ब्रांड भी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न,
यहाँ पे उत्तर ये है, हरित स्टील या ग्रीन स्टील है क्या? देखिए, जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना ही, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन तुरंत आपको पता होना चाहिए जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब हो गया, गैसेस हो गया, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना ही बनाई गई स्टील जो हाइड्रोजन, कोयला, गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके बनाई जाती है। कम कार्बनिक एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करके जो स्टील बनाई जाती है वो क्या होता है? ग्रीन स्टील होता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थात स्टील बनाने में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग होता है। समझ लीजिए, आप क्या बता सकते हैं ग्रीन स्टील क्या है? मतलब जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से जो स्टील तैयार की जाए उसे क्या कहते हैं? ग्रीन स्टील कहते हैं, हरित स्टील कहते हैं, ठीक है। ये कल्याणी फेरेस्टा, थोड़ा गला खराब है, सॉरी। कल्याणी फेरेस्टा जब ये ग्रीन स्टील ब्रांड है भारत का पहला, तो इसका निर्माता कौन है? इसका निर्माता है पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप। कल्याणी ग्रुप इसका निर्माता है, पुणे स्थित है, इसका ऑफिस पुणे में है। तो ये कल्याणी ग्रुप ने इस स्टील का निर्माण किया है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया? केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसको लॉन्च किया। अब ग्रीन स्टील लाने का भारत में उद्देश्य क्या है? तो स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कोई भी कार्य होता है या कोई भी इनिशिएटिव नया होता है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उससे कुछ देश को लाभ मिलता है, ठीक है, समाज को लाभ मिलता है, ठीक है। देश इन द सेंस मतलब समाज को लाभ मिलता है। तो इसके लाभ क्या क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम होने से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रही है, हम आप देख रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है। ग्रीन स्टील मतलब यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। यह ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है, CFCs वगैरह, उनको भी कम करता है। ग्रीन स्टील नवीकरणीय ऊर्जा से बनाने के कारण स्टील निर्माण के लिए कच्चे तेल हेतु जो भारत अन्य देशों पर निर्भर है उनकी निर्भरता कम होगी, तो इसकी लागत भी कम होगी ग्रीन स्टील बनाने की। अब उसके बाद देखिए, यह अधिक स्वच्छ और टिकाऊ होगा। उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात होता है, अधिक मजबूत होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य कदम क्या है, मतलब गवर्नमेंट के अन्य कदम क्या है। ग्रीन स्टील तो आ गई, अब ग्रीन स्टील से रिलेटेड अन्य कदम देख लेते हैं जो स्टील इंडस्ट्रीज या इस्पात इंडस्ट्रीज से संबंधित जो अन्य कदम है। स्टील इंडस्ट्रीज में डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्टील इंडस्ट्रीज में जो ये ग्रीन स्टील लाया गया, ग्रीन स्टील लाया गया, यह किस पॉलिसी के तहत लाया गया? तो डीकार्बनाइजेशन कम होगा इससे, और डीकार्बनाइजेशन कम करने के लिए सरकार ने स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण पॉलिसी वर्ष 2019 में इसने लागू कर रखा है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पॉलिसी है, यह नीति स्टील बनाने में कोयले की खपत को कम करने के लिए, स्टील बनाने में जो कोयले की खपत है उसको कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती। जो स्क्रैप्स है स्टील बनाने के लिए, जो कोयले मतलब जो अधिक से अधिक कोयले लगते हैं वो कोयले कम होते जाएं, इसके लिए क्या है कि घरेलू स्तर पे स्क्रैप जो है उनकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, इससे भी कम होगा। तो यह पॉलिसी उसी को हेल्प करने के लिए लाई गई है। इसी प्रकार सरकार की इस्पात क्षेत्र में 2030 से 2047 के बीच 2030 से लेकर के 2047 के बीच ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर के उपयोग और भंडारण की योजना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नई राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 पर बात कर लेते हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग, इसमें भी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे जो पीसीएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही आवश्यक है, और पीसीएस ही नहीं बाकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। तो
नई राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 देख लेते हैं हम लोग क्या है। हरित इस्पात निर्माण को बढ़ावा देने के साथ स्टील इंडस्ट्रीज द्वारा कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए नई राष्ट्रीय इस्पात नीति लागू करी गई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए, ठीक है। ये लाइए, इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030-31 तक उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए एलॉय के निर्माण में आत्मनिर्भर बना। एलॉय, देखिए भारत फाइटर प्लेन अभी खुद क्यों नहीं बना पाता है, भारत फाइटर प्लेन अभी क्यों नहीं बना पाता, खुद इंडिजिनसली उसको क्यों नहीं डेवलप कर पाता, क्योंकि हम जो इसी एलॉय के कारण, एलॉय हमारे पास, हम एलॉय के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम इंडिजिनसली उसको नहीं बना सकते। तो ये जो पॉलिसी है, ये देखिए सामरिक रूप से भी कितना महत्वपूर्ण है कि नई राष्ट्रीय इस्पात पॉलिसी जो है, इस नीति के तहत भारत को वर्ष 2030-31 तक, वर्ष अगले 8 सालों, अगले 7-8 सालों में उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील और रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए एलॉय के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। भारत को वर्ष 2025-26 तक स्टील का शुद्ध निर्यातक देश बनाना है, शुद्ध निर्यातक देश बनाना है। निर्यात मतलब अच्छे उच्च मात्रा में हम निर्यात करने लगे, ठीक है। अब देखिए वर्तमान में इस समय ये भी हम जो भी डेटा यूज करें, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, हम जो भी डेटा यूज करेंगे वो पीआईबी का होगा, द हिंदू का होगा, इंडियन एक्सप्रेस का होगा, डाउन टू अर्थ का होगा, और मतलब प्रसार भारती का होगा, एयर इंडिया का होगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है हम वहां से डेटा उठा रहे हैं। तो वर्तमान में मतलब ये नवंबर 2022 तक का ये डेटा है। यह है कि वर्तमान में स्टील उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टील उत्पादन में भारत दुनिया का कौन सा देश है, तो वर्तमान में स्टील उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज कार्यक्रम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज कार्यक्रम। अब देखिए ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है कि अभी संसद में गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने इसके विषय में कुछ उन्होंने डिस्कशन किया था, ठीक है, कुछ आंसर दिए थे। तो ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा टीवी या संसद टीवी अब तो हो गया है, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 10 अप्रैल 2022 को ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ था। और सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ था? अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट हेतु गुजरात के 6 गांव चयनित किए गए हैं, लेकिन सबसे पहले कहाँ? तो सबसे पहले ये अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद के बावला गांव में ये लॉन्च हुआ था। पायलट प्रोजेक्ट हेतु गुजरात के 6 अन्य गांव चयनित किए गए हैं। वो कौन से गांव हैं? अहमदाबाद के अदरोरा और रेथल गांव। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। गांधीनगर का अदराज मोती और ईशानपुर मोटा गांव, दाहोद का पिपेरो और कोलीथड़ गांव, दाहोद का पिपेरो और राजकोट का कोलीथड़ गांव। अब जब ये मॉडल कोऑपरेटिव विलेज कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अब किसी के द्वारा संचालित भी होती है, कोई संस्था होगी या कोई मंत्रालय होगा जो इसको संचालित भी कर रहा होगा, जो इसका कार्यान्वयन कर रहा होगा, समन्वित कर रहा होगा। तो नाबार्ड और गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, नाबार्ड और गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से गुजरात सरकार और समुदाय आधारित संगठनों के सहयोग से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। मतलब बेसिकली नाबार्ड और गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड हमको याद रखना है, ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सिविल सोसाइटी तो सभी जगह आ जाती हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य है सहकार से समृद्धि के विजन के माध्यम से, सहकार से समृद्धि के विजन के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव बनाना। अब सहकार मतलब क्या है? सहकार, सहकारिता, कोऑपरेशन, ठीक है, से समृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव बनाना। आगे देखते हैं नाबार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, चूंकि नाबार्ड अभी आया था। इसी तरीके से पढ़ते हैं और इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप निश्चित तौर पर आप देखिएगा आपकी तैयारी, करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नाबार्ड
की स्थापना वर्ष 1982 में करी गई थी। और यह क्या है, यह एक सांविधिक निकाय है, स्टेचुटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, यह ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको कहते हैं। इसी एक्ट जो कि 1981 में आया था, उसी के द्वारा 1982 में इसको स्थापित की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और यह काम क्या करता है, यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, ध्यान दीजिएगा, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं मुहैया कराता है और उनको विनियमित करने के लिए ये एक साधन है, ये एक बैंक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में आपने देखा होगा कि 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर की बात आई थी कि यह 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर यह दिसंबर में यह सौंप दी गई है भारतीय नौसेना को, ठीक है। दिसंबर में नौसेना को सौंपी गई है। इसका जो आरंभ हो गया था, इसका जो मतलब टेस्टिंग जो हुई थी वह वर्ष 2022 के जनवरी से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। लेकिन यह प्रश्न आपसे यह पूछेगा कि यह शामिल कब होगा, तो यह जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में यह शामिल होगी। जनवरी 2023 में यह भारतीय नौसेना में शामिल होगी, ठीक है। अब देखिए, यह इंडिजेनसली डेवलप किया गया है, स्वदेश निर्मित है। यह क्या है, स्वदेश निर्मित है। प्रोजेक्ट 75 एक प्रोग्राम है हमारा इंडिया का, प्रोजेक्ट 75, उसके द्वारा इसके अंतर्गत कलवरी क्लास की पनडुब्बियों का विकास किया जाना है। कितनी पनडुब्बियों का, 6 पनडुब्बियों का, ठीक है। और कलवरी क्लास इन द सेंस कहने का मतलब यह है कि एक ही क्लास का मतलब क्या होता है, श्रेणी। अब देखिए, एक श्रेणी का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ न कुछ समानताएं होंगी, उनकी युद्ध क्षमता समान होगी, उनकी जो तकनीकी जो उनमें मतलब तकनीकी विशेषताएं हैं वो समान होगी। मतलब जो समानताएं हैं उन आधार पर जो जहाज या जो पनडुब्बी या जो भी कार्यक्रम पहले होता है उसी आधार पर इसको नाम दे दिया जाता है इस क्लास की। तो कलवरी जो थी वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत मिलने वाली, भारतीय नौसेना को मिलने वाली पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी थी। तो इसीलिए इसको कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में से एक माना जा रहा है, ठीक है। यह एक माना जा क्या रहा है, ये है, ये 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, कुल 6 मिलना है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे। अच्छा, अब प्रोजेक्ट 75, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन डिजाइन की गई 6 पनडुब्बियों का विकास शामिल है। ये प्रोजेक्ट 75 का ये मतलब है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट 75 का ये मतलब है। अब इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, निर्माण कहाँ हो रहा है, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, मुंबई में इसका निर्माण हो रहा है। कहाँ पे, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई में इसका निर्माण हो रहा है। किसके सहयोग से, फ्रांस के मैसर्स नेवल के सहयोग से। किसके सहयोग से, फ्रांस के मैसर्स नेवल के ग्रुप के सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसको देख लिए, आगे चलते हैं। अगला है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हमने देखा था कि हमको 6 मिलने थे, 6 सबमरीन मिलने थे। तो पहली सबमरीन कौन थी, INS कलवरी, ठीक है। INS कलवरी, ये आपको मैच द कॉलम में आ सकता है कि कब मिला था भारतीय नौसेना में, ये कब शामिल हुई थी। तो दिसंबर 2017 INS कलवरी पहली सबमरीन। दूसरी सबमरीन INS खंडेरी कब हुआ था, सितंबर 2019, हमको मंथ भी याद रखना है, ठीक है। तीसरी सबमरीन कौन थी, INS करंज, कब मिला था, मार्च 2021। चौथी सबमरीन INS वेला कब मिला था, नवंबर 2021। अब देखिए, जो 5वीं सबमरीन है ये वागीर, ये सौंपा गया है, अभी ध्यान दीजिएगा, सौंपा गया है भारतीय नौसेना को, लेकिन यह जनवरी 2023 में यह शामिल होगी, ठीक है। जनवरी 2023 में शामिल होगी, जैसा भी अपडेट आएगा हम बता देंगे आगे आपको। छठी सबमरीन जो
मिलना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो INS वागशीर होगा, INS वागशीर। वर्ष 2023 के अंत तक यह शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो मझगांव में इसका, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसका निर्माण किया जा रहा है फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप की सहायता से। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है, हाँ, विशेष मिलेट्स लंच, स्पेशल मिलेट्स लंच। अब देखिए ये संसद परिसर में शीतकालीन सत्र के दौरान अभी हाल ही में जो चल रहा है, संसद परिसर में ये लंच आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो केंद्रीय कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये लंच आयोजित किया गया था। कहाँ पे, संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि पौष्टिक मिलेट्स अनाज को बढ़ावा देने के लिए यह लंच आयोजित किया गया था। चूंकि लंच बना है तो कहीं ना कहीं के खानसामे होंगे उसको बनाने के लिए, जो शेफ होंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो कर्नाटक और राजस्थान के रसोइयों ने इस लंच को बनाया, ठीक है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज जो है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल तथा भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ध्यान रखिएगा, भारत के ही प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, ठीक है। अब मिलेट्स क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, अगर ठीक है। मिलेट्स कोई अनाज नहीं है बल्कि यह कुछ मोटे अनाजों का, छोटे दाने वाले मोटे अनाजों का ये ग्रुप है जिसमें कई अनाज शामिल है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ठीक है। ये सब इसमें अनाज शामिल है, ठीक है। तो इसी को जब से हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के कारण इनकी उत्पादकता में कमी आ गई, इनकी उत्पादकता में कमी आ गई, और जैसे जैसे लोगों के थाली से, थाली इन द सेंस लोगों के भोजन से मिलेट्स गायब होने लगे, कैंसर जैसे रोग फैलने लगे, क्योंकि ये बहुत पोषक होते हैं, ठीक है, और कैंसर को रोकने में ये बहुत मददगार भी होते हैं। अब देखिए, भारत के प्रस्ताव पे वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो इसी के मतलब सम्मान में, इसी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष लंच आयोजित किया गया केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा हाल ही में रोम में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का शुभारंभ किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया था, ठीक है। चूंकि आप अगुआ है तो आपको भी उस पर काम करना होगा, इसी को ध्यान में रखकर ये स्पेशल लंच आयोजित किया गया। अब देखिए मिलेट्स, इसका जो मूल है, मूल, ठीक है, यह इंडिजिनली इंडिया का है, मूल भारत है इसका। जैसा कि मैंने बताया कि मूल कोई एक अनाज न होकर बल्कि मोटे अनाजों का समूह है जिसके अंतर्गत बाजरा, रागी, ज्वार आदि शामिल हैं। अब देखिए, मिलेट्स एशिया एवं अफ्रीका में कृषि के रूप में अपनाई जाने वाली पहली फसल थी, जो बाद में विश्व भर में विकसित सभ्यताओं के लिए महत्वपूर्ण खाद्य के स्रोत के रूप में स्थापित हुई। मिलेट्स, अब मिलेट्स की बात हो रही है तो उसके लिए जलवायु कैसा होना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, ये भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, चूंकि महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ सकता है। मिलेट्स शुष्क भूमि की महत्वपूर्ण फसल है, ध्यान रखना है, शुष्क भूमि की फसल है। कम वर्षा में सीमांत मिट्टी मतलब कम उपजाऊ मिट्टी, कम उर्वरक तथा कम कीटनाशकों के प्रयोग से इसको उगाया जाता है, उगाया जा सकता है। आगे देखते हैं, वार्षिक राष्ट्रीय कला शिविर और ग्राम कला उत्सव, वार्षिक राष्ट्रीय कला शिविर और ग्राम कला उत्सव, इसका 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे, त्रिशूर में, कहाँ, वड्डकन चेरी में आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजक कौन है, निराचार्थू आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी इसका आयोजक है। अभी अफगानिस्तान, चूंकि वर्ल्ड से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। अभी महत्वपूर्ण जो कल का है वो अफगानिस्तान से एक सूचना आई कि तालिबान शासन जो वहाँ पे है उसने महिलाओं और लड़कियों पर विश्वविद्यालय जाने के लिए, विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने महिलाओं और लड़कियों पर विश्वविद्यालय में पढ़ने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगाया, तो ऑप्शन
आपको मिलेगा। अब देखिए यूनेस्को से रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं। तो ये अभी यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत की 3 और स्थलों को इसमें समाहित किया गया, शामिल किया गया, तो उसी के बारे में है। अब देख लेते हैं यूनेस्को की अस्थायी सूची असल में क्या होती है। तो यूनेस्को की अस्थायी सूची उन संपत्तियों की सूची होती है, उन संपत्तियों की सूची होती है जो प्रत्येक स्टेट इन द सेंस, जब हम पॉलिटी में स्टेट कहते हैं तो पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है देश, ठीक है। तो जो प्रत्येक देश के द्वारा नामांकन के लिए भेजा जाता है और उस पर यूनेस्को विचार करती है, ठीक है। तो ये अस्थायी सूची है। भारत के पास यूनेस्को की अस्थायी सूची में 52 स्थल हैं, 52 स्थल हैं भारत के जो यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हैं। अभी भारत की 3 और साइटों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जोड़ा गया। जब 3 और साइटों को जोड़ा गया तो प्रश्न भी बनता है। तो कौन कौन से वो 3 साइट हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला है वडनगर शहर, गुजरात के मेहसाणा जिले में यह शहर स्थित है। इसे पहले आनंदा नगर, ध्यान रखिएगा, आनंदा नगर, अनारतापुर और नागर के नाम से भी जाना जाता रहा है, ठीक है पहले। अब देखिए दूसरा जो स्थल है वह है गुजरात में पुष्पावती नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में आर्ट्स एंड कल्चर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, रिलेटेड मंदिरों वगैरह से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। किस नदी के तट पे है या फिर कहाँ स्थित है, किस शासक ने बनाया है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो सारा कुछ नहीं बता सकते करंट अफेयर्स है, लेकिन इसके आधार पे आप जाके वो टॉपिक आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो गुजरात के पुष्पावती नदी के तट पर स्थित यह सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के द्वारा गुजरात में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर, इन्हीं के द्वारा यह बनाया गया है, मोढेरा का सूर्य मंदिर भीमदेव प्रथम के द्वारा, जिसे कि गुजरात का खजुराहो भी कहते हैं। इसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। पहला वडनगर शहर हो गया, दूसरा मोढेरा का सूर्य मंदिर हो गया, और तीसरा जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के त्रिपुरा राज्य के, भारत के त्रिपुरा राज्य के उनाकोटी जिले में, ठीक है, एक कैलाश शहर उपखंड है। वहां पे एक उनाकोटी नामक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, जो किसको समर्पित है, जो शैवाइट को समर्पित है, मतलब शैव धर्म से संबंधित भगवान शिव की मूर्तियों और उनसे संबंधित स्थापत्य को समर्पित है। अब देखिए उनाकोटी का मतलब क्या होता है। उनाकोटी का मतलब होता है करोड़ से एक कम, ठीक है। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 99 लाख मूर्तियां हैं, शिव मूर्तियां हैं, ठीक है, 100 करोड़ से एक कम। अब देखिए अगला क्या है, अब यूनेस्को की बात कर रहे थे तो हम यूनेस्को देख लेते हैं, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस में है, और विश्व में लगभग 50 से अधिक इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स है, रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को क्या संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है? हाँ, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि फला संस्था संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध है, तो यह यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। किस किस क्षेत्र में? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है, ठीक है। अब देखिए जो यूनेस्को है यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह UNSDG का सदस्य है। ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी भी है और UNSDG का यह सदस्य भी है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना है। UNSDG ये असल में क्या है? यह
संयुक्त राष्ट्र की जो भी एजेंसियां हैं, जो भी संगठन है, यह उनका समूह है। और इस UNSDG जो यह समूह है, इसका उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो यूनेस्को को सतत विकास के लक्ष्य संख्या 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, तो ये आज का कार्यक्रम हुआ। यूनेस्को पे हमने विस्तार से देख लिया जो महत्वपूर्ण चीजें थी। अंत में मैं आपको धन्यवाद कहूंगा अपनी और अपनी संस्था की तरफ से, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि यदि आपको ये हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी प्रेफर करें ताकि वो भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके और आपकी तैयारी को और बूस्टअप मिल सके। और स्टेट लेवल की जो भी PCS परीक्षाएं होती हैं हिंदी भाषी स्टेट्स की, उनके लिए आप बेहतर से अच्छे से आप तैयार हो सके। तो जय हिंद, जय भारत।